आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2013 अगस्त माह में इलाहाबाद के आनंद भवन में एक कांग्रेसी कारकुन ने एक पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर पर प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ नारा लिखा था कि मैया रहती है बीमार, भैया पर बढ़ गया है भार, प्रियंका फूलपुर से बनो उम्मीदवार, पार्टी का करो प्रचार, कांग्रेस की सरकार बनाओ तीसरी बार। जब से अब 6 साल का अरसा गुजर चुका है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले अब कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए आखिरकार प्रियंका गांधी को सियासत में उतार ही दिया है। कांग्रेस ने प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मशरिकी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंतखाबात से कबल यह कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए राह बहुत कठिन है। एसपी बीएसपी के इत्तेहाद के बाद कांग्रेस यूपी में तनहा पड़ गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने प्रियंका को सियासी अखाड़े में उतारकर बड़ा दांव खेला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यूपी में दम तोड़ रही कांग्रेस के लिए प्रियंका क्या ऑक्सीजन का काम कर पाएंगी और वो यूपी में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी? ये अहम सवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी दांव खेला है। कांग्रेस ने प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मशरिकी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की नई जिम्मेदारी को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नए ख्वाब की तामीर बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी को शिकस्त देगी। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। उधर प्रियंका के सियासी अखाड़े में कूदने से बीजेपी चिराग पा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के परिवारवाद से ताबीर किया है। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है, कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन पहली बार वो बाकायदा सियासी मैदान में उतर रही है। यूपी में प्रियंका गांधी बराह रास्त रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देंगी। अब देखना यह अहम होगा कि प्रियंका का सियासी अखाड़े में उतरना कांग्रेस के लिए कितना सूदमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो सियासत तो एक तरह से उन्हें विरासत में मिली है। दादी, फिर वालिदा और उनके भाई और वालिद सबने सियासत की है और मुल्क की जो अहम सियासत है उसमें सरगर्म किरदार एक तरह से गांधी परिवार का रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी पहली बार सरगर्म सियासत में एक तरह से कदम रख रही हैं। अब उनके लिए यह सियासी राह कितनी कठिन होगी, कितनी आसान होगी, या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दम तोड़ रही है, क्या उसके लिए
प्रियंका गांधी ऑक्सीजन साबित होंगी, यह देखना बहुत अहम होगा। और इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ प्रेरणा सिंह जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, जुड़ी हुई हैं। रिफत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनके अलावा ख्वाजा इफ्तिखार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका सभी का बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं। प्रेरणा सिंह, सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी की एंट्री को कैसे देखा जाए, इस एंट्री के माने आखिर क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए, प्रियंका जी जो हैं वो कांग्रेस, बहुत समय से हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ये चाहता था कि प्रियंका जी जो है सक्रिय राजनीति में आए। और अभी पहले भी उन्होंने, उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चुनावों में, अमेठी चुनाव, रायबरेली चुनाव और संगठन में उन्होंने काफी योगदान दिया है। और अब क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में हैं और महासचिव उन्हें बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और निश्चित तौर पर हम एक बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस की विचारधारा उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। और इस समय जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि हमें सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना है। और हर एक कदम हम लोग इस समय उन ताकतों से लड़ने के लिए हम लोग उठाएंगे। और ये प्रियंका जी का लाना उसी तरफ एक सक्रिय कदम राहुल गांधी जी ने उठाया है। यूपी में ऑक्सीजन मिलेगी, जिस तरह से यूपी में कांग्रेस से दम तोड़ रही है, एक संजीवनी कांग्रेस को मिलेगी प्रियंका जी के आने के बाद? प्रेरणा सिंह। देखिए, बिल्कुल प्रियंका जी जो हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आए और यह मांग समय समय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से आती रहे। और एक 11 होता है। राहुल जी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मेहनत करके 5 राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, उससे पहले भी पंजाब में हमने सरकार बनाई और बेंगलोर में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है। और जब प्रियंका जी के आने से प्रेरणा सिंह, यह सवाल ये उठता है कि मांग बहुत पहले से हो रही थी, जीत की तरफ मांग 2013 से ही, 2014 से ही एक तरह से मांग हो रही थी कि प्रियंका गांधी को सियासत में लाया जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं ला रही थी। अचानक लाने पर एक तरह से लोगों को एक हैरानी भी हो रही है, जो मुखालिफ पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी है या बीएसपी, उन्हें एक हैरानी भी हो रही है कि अचानक यह कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। देखिए, वो प्रियंका जी का निजी फैसला था कि वो कब सक्रिय राजनीति में आएंगी और कब नहीं आएंगी। वो पहले भी अपनी भूमिका निभाती रही हैं और कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देती रही। उस समय शायद उनको लगा कि उन्हें फ्रंट फुट पर नहीं खेलना चाहिए, मगर आज उन्हें लगता है कि पार्टी को उनकी जरूरत है और उन्होंने ये जिम्मेदारी महासचिव पद की उठाई है, उसकी हमें खुशी है। और मुझे लगता है कि उनका निजी फैसला था कि कब उन्हें राजनीति में आना है, कब नहीं आना है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना मैं अपनी तरफ से ठीक नहीं मानती। और इस बीच हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। प्रियंका गांधी की सियासत में जिसकी मांग की जा रही थी, सियासत में एक तरह से एंट्री अब बाकायदा हो चुकी है। बीजेपी इस एंट्री को कैसे देखती है? आलोक जी। देखिए, प्रियंका जी आज आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी इसके पहले भी आती रही हैं। हम अमेठी में और रायबरेली में उनको देखते रहे थे, बिल्कुल। और अमेठी और रायबरेली की दुर्दशा भी देखते हैं कि आज वहां पे क्या स्थिति है। लेकिन ये बात जरूर पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस राजशाही और परिवारवाद की पार्टी है। वो परिवार के आगे और किसी को नेतृत्व नहीं देगी। जैसे कि सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी आ गए थे, राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी आ गई। इस निर्णय से एक चीज और साबित हो गई है कि राहुल गांधी राजनीति में फेल हो चुके हैं। उन पर अब कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं रह गया, इसलिए प्रियंका गांधी जी को, वाड्रा जी को ला करके और जो है उनको आज सक्रिय राजनीति में लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से कि आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी
47 वर्ष के लगभग हो गए हैं जीवन के। क्या योगदान रहा है समाज के प्रति उनका, क्या उन्होंने जनता के प्रति आज तक जो है कौन सा लीडरशिप का या कौन सा उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिससे कि जनता उनको हाथों हाथ ले। सिर्फ एक गांधी उपनाम जो कि जुड़ा हुआ है, एक परिवार में उनका जन्म हुआ है। नहीं, इस वजह देखिए आलोक अवस्थी जी, परिवारवाद का इल्जाम तो तमाम पार्टियों पर लगता है। सीधी सी बात है आलोक अवस्थी जी, परिवारवाद का इल्जाम तो तमाम पार्टियों पर लगता है। आपके राजनाथ सिंह के बेटे खुद नोएडा से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है, कोई पार्टी से अछूती नहीं है परिवारवाद से। हमारे यहाँ कोई नहीं हो रहा जी, पार्टी में कोई जनरल सेक्रेटरी, पार्टी का कोई अध्यक्ष हमारी किसी भी कोई भी उससे नहीं आया है, डायनेस्टी से। हमारे यहाँ चुन के होता, कोई आगे बता भी नहीं सकता कौन अगला पार्टी का अध्यक्ष होगा। इनके यहाँ बताया जा सकता है कि राहुल गांधी के बाद कौन अध्यक्ष होगा। ठीक है प्रेरणा जी, कुछ आप रिएक्शन देना चाहते हैं, बहुत मुख्तसर में दीजिए, मैं फिर ख्वाजा इफ्तिखार साहब और रिफत अब्दुल्ला के पास भी जाना जी। देखिए भाजपा प्रवक्ता हमें परिवारवाद का जो पाठ है वो ना पढ़ाएं और लोकतंत्र की बात ना करें। आप ये बताइए, अमित शाह जी को कौन से लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा अध्यक्ष चुना गया है? राहुल गांधी जी को लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने वोट कर कर अध्यक्ष चुना है। लेकिन अमित शाह जी को किसने अध्यक्ष बनाया? मोदी जी का अमित शाह जी की कमरे में मीटिंग हुई और उन्हें अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया गया। राजनाथ सिंह जी को नहीं पता कौन अध्यक्ष बन रहा था, अरुण जेटली जी को नहीं पता था कौन अध्यक्ष बन रहा था। और आज भी जो भी फैसले लिए जाते हैं वो नरेंद्र मोदी लेते हैं और अमित शाह लेते हैं। कौन सा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है? किसी को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वो आवाज भी उठाए। गृह मंत्री को इजाजत नहीं है, रक्षा मंत्री को इजाजत नहीं है और फाइनेंस मंत्री को इजाजत नहीं है कि अमित शाह जी के बिना और मोदी जी के बिना वो कोई भी शब्द अपने मुंह से बाहर निकालें। कांग्रेस विविधता का प्रतीक है। कांग्रेस में हर किसी को अधिकार है अपनी विचारधारा रखने का, अपने विचार दरबार संस्कृति में बाजा बजाना। कांग्रेस अध्यक्ष तो कांग्रेस जितने भी रहे हैं वो दरबार संस्कृति का नेतृत्व करते रहे हैं। आप अपनी बात करिए। कांग्रेस के इसलिए उनके यहाँ कोई एक छोटा बच्चा भी पैदा होगा ना तो वो कहेंगे हमारे देवता पैदा होगा, अगला प्रधानमंत्री दावेदार यही होगा, अगला अध्यक्ष हमारा यही होगा। ये कांग्रेस का चरित्र है और ये एक गांधी परिवार और डायनेस्टी का एक चरित्र है। देश ने आपको देश की जिम्मेदारी दी थी, आपने क्या निभाई? किसान को आपने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। 2014 में कांग्रेस की हैसियत भी बताई थी देश ने, और मोदी जी कांग्रेस की हैसियत देश ने बताई थी कि 45 सीटों पे कांग्रेस को समेट दिया था। आपने क्या किया बताइए ना, अपनी सरकार की बात करिए। राफेल एक इतना बड़ा घोटाला है, चौकीदार चोर है, उसकी बात करिए। उसकी बात आप नहीं करेंगे। प्रियंका जी को राफेल का सुप्रीम कोर्ट लग रद्द कर चुका है। आप लोग मुद्दों की बात नहीं करेंगे। फेल हो गया ना। ठीक है प्रेरणा सिंह, ठीक है बात पूरी हो गई। आलोक अवस्थी मैं आपके पास आता हूँ। रिफत जावेद 5 राज्यों से हो चुका है, देश से होने की बारी है। प्रेरणा जी आपकी बात पूरी हो गई। प्रेरणा जी आपकी बात पूरी हो गई। मैं फिर आता हूँ आप लोगों के पास। इस बीच में अफजल अब्बास साहब जो कि लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पैनल में। अफजल अब्बास साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। रिफत जावेद साहब, प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और अब सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी फेल हो गए? आखिर क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को प्रियंका गांधी को लाने की? क्योंकि माजी में या पास्ट में एक तरह से मांग होती रही है कांग्रेस कारकुनान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। अचानक उन्हें लाया जाता है। अब सवाल उठ रहा है राहुल गांधी की पर्सनालिटी पर कि क्या राहुल गांधी नाकाम हो गए? देखिए इसके 2 पहलू हैं अबू हुरैरा जी। मुझे यह लगा था कि जो 3 रियासतों में बीजेपी की बहुत बुरी शिकस्त हुई और वहाँ कांग्रेस की हुकूमत आ गई, उसके बाद शायद संबित पात्रा ने अपने अंदाज में तब्दीली करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन आज उनका बयान बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ है, बहुत ही फ़नी है कि कहते हैं कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं ऐसे वक्त में जबकि इसी शख्स ने अपनी पार्टी को 3 स्टेट्स में विक्ट्री दिलाई है और उन 3 स्टेट्स में बीजेपी की बहुत कदावर शख्सियती चीफ मिनिस्टर्स थी। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ खासकर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत वहाँ पे मिली। तो ऐसे वक्त में ये कहना कि अरे मुझे बोल लेने दीजिए भाई, आपको जो बोलना होगा बोलेगा, मैं ख़त्म तो कर लूँ ना। तो उस वक्त ऐसे वक्त में कहना कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं, ये मुनासिब नहीं लगता मुझे। जहां तक प्रियंका गांधी के पार्टी में आने का सवाल है, देखिए एक बहैसियत जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है।
इसका कितना असर होगा यह आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि ऐसे वक्त में इन्होंने यह ऐलान किया है जब बीजेपी बिल्कुल हताश नजर आ रही है, रफाल का वो मामला संभाल नहीं पा रही है। इसके अलावा आप देखें कि हर तरफ 3 स्टेट्स में इनको इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ देर पहले एक चैनल, मैं नाम ले लेता हूं, इंडिया टुडे चैनल में मूड ऑफ द नेशन आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं भी बनती है तो बीजेपी को आने वाले लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 18 सीटें मिलेंगी। याद कीजिएगा 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। और उसी पोल का यह कहना है कि अगर कांग्रेस ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाए तो बीजेपी को मिलने वाले सीटों की तादाद सिर्फ 5 हो जाएंगी, सिर्फ 5। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की बौखलाहट बहुत ही बिल्कुल जायज है इसमें। लेकिन जस्ट बिकॉज के एक पार्टी दूसरी पार्टी में क्या होता है, उसके लीडर कौन होते हैं, इस पे दूसरी पार्टी को तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। अगर रिएक्ट कर रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि बीजेपी बहुत घबरा गई है। और खासकर अभी तो दूसरा मास्टर स्ट्रोक अगर आ जाए और कांग्रेस यह ऐलान कर दे कि प्रियंका गांधी वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, फिर इनके रिएक्शन का क्या आलम होगा, आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल। रिफत जावेद, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान साहब भी समाजवादी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रिफत जावेद ने कहा कि यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, क्या जेडीयू भी इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक मानती है? देखिए, जहां प्रियंका गांधी का कांग्रेस में खुल के सामने आना, जिला सेक्रेटरी बना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना, मैं समझता हूं कि ये मंजर आम पे है और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन देखा जाए कि एक लंबे अरसे से वो राहुल गांधी जी की पुष्टपनाही करती रही हैं और हम पर्दे के पीछे वो काम करती। कोई नई बात, चौंकाने वाली बात मेरे नजर में नहीं है। हमारी पार्टी वेलकम करती है इसलिए कि एक महिला को, महिलाओं के हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। हमारे नेता भी देखिए बिहार में बहुत सारे महिलाओं के काम के लिए आगे बहुत सारे काम किए हैं। तो पार्टी की तरफ से आना वेलकम है। और कोई किसी पार्टी में कौन, उनकी पार्टी में कौन बनेगा ना बनेगा, उस पार्टी के लोगों का अधिकार है, मेरा कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल आ रहा है, ये बातें उठ रही हैं, मैं जाती तौर पर भी कह सकता हूं, ये और लोग कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में लाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा इस पे कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन लोग नहीं। अफजल अब्बास साहब, प्रियंका गांधी को अब वाराणसी से प्रियंका गांधी के खिलाफ एक उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस सहमति रहे, कांग्रेस सहमति प्रियंका गांधी आई है। मैं वेलकम कर रहा हूं कि एक औरतों का भी सियासत में आना, उनके अपना हिस्सा लेना, ये अच्छी बात है। मैं पार्टी की तरफ से अफजल अब्बास साहब, वाराणसी से, क्योंकि पूर्वांचल से ही पूर्वांचल की जिम्मेदारी मिली है प्रियंका गांधी को, और वाराणसी से एक उम्मीदवार के तौर पर भी अब इन्हें देखा जा रहा है मोदी जी के खिलाफ। भाई ये कांग्रेस का उसका अपना विशेषाधिकार है, उसका अपना फैसला, जहां से लड़ाई उसमें हम क्या, हमारी पार्टी या बीजेपी या और एनडीए को और किसी पार्टी को बोलने कोई हक नहीं। वो जहां से लड़ाए वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, उनको लड़ाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई नई बात, बहुत ज्यादा नई बात नहीं हुई है। ये खुलेआम खुले तौर पे ये सामने आई, लेकिन हमेशा राहुल गांधी के पीछे से ही काम करती रही। हमें अखबारों के जरिए, आप लोग के चैनलों के जरिए मिलता रहा है। हम लोग वेलकम करते हैं। और हम बिहार में, स्पेशली मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूं, मुझे मास्टर स्ट्रोक लोगों के लिए हो, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहाँ एनडीए इंटेक्ट है और एनडीए का जो वोट है हमको मिलेगा, हम अच्छी तरह से वहाँ कामयाब होंगे। ठीक है। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्योंकि आप लोगों ने जो अलायंस किया, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस, और कांग्रेस को उससे दूर रखा और एक तरफ बीजेपी, क्या कांग्रेस यूपी में तनहा पड़ गई थी और मजबूरी में उसे प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना पड़ा? देखिए अबू भाई, बहुत ही सीधी सी बात है और मेरे ख्याल से आप भी इस बात को समझते होंगे कि देखिए प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। वो लगातार, आप इस बात को देखें कि लगातार एक लंबे वक्त से वो कैंपेनिंग कर रही हैं। और मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आना जाना, खासतौर से अमेठी और रायबरेली, तो अक्सर वो आती जाती रही हैं। और उनके आने जाने के दौरान अभी देखिए 3 उपचुनाव लोकसभा के हुए
और हमारे इस गठबंधन ने, आपने गौर किया होगा कि बीजेपी ने इस कदर बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश है लोगों का, लोग इतना पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं कि हमारे गठबंधन को उन लोगों ने पूरी तरह से, जनता ने यहां के समर्थन दिया। इसके बावजूद भी कि कांग्रेस हमारे कहीं ना कहीं वो भी चुनाव लड़ रही थी, तो अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं भी थी तो हम इम्तिहान में पास हुए हैं। अभी रिसेंटली इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देखेंगे कि दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, और साथ साथ कैराना चुनाव को हमने जीता है और बड़ी मतों से जीता है। तो सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ है या नहीं है, या जैसे कि बीजेपी परसेप्शन तैयार कर रही है कि साहब गठबंधन को देख करके इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये साहब ये कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये बीजेपी बोल रही है। देखिए बीजेपी वही करती है और उसी तरीके का परसेप्शन तैयार करती है जो उसको सूट करता है, वो उसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करती है। आज वो कहीं ना कहीं जब विपक्षी गण एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है और इसके काले कारनामों को, इसके कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं, क्योंकि 100 दिन से भी कम वक्त बचे हैं, तो ये अननेसेसरी इस तरीके का इलिगेशन लगा करके ये विपक्षियों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। हकीकत तो ये है कि आज बीजेपी ही बहुत डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अजीज खान, क्या प्रियंका गांधी के यूपी में आने से जो अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी बीएसपी, क्या उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, उसका नुकसान नहीं होगा? सर मैं वही कह रहा था आपसे अबू भाई कि प्रियंका जी के आने से और ना आने से हकीकत यह है कि अभी इससे पहले आपने देखा 2-2 उपचुनाव, 3-3 उपचुनाव हुए हैं। हम वही आपको बता रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ एक जनाक्रोश है और उस जनाक्रोश को देखते हुए कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ लोगों की नजर बनी हुई है। यहां की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता, बहुत गहराई से देख रही है इस गठबंधन को। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे कोई फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से हम जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, मुझे लग रहा है वो मेरी मजबूती जो है एज यूजुअल बरकरार है और मुझे लग रहा है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मैंने काफी आपने इंतजार किया, लेकिन मैं चाह रहा था कि सारे लोगों के रिएक्शन आ जाए, उसके बाद मैं आपके पास फाइनल जाऊं। प्रियंका गांधी की बाकायदा सरगर्म सियासत में एक तरह से एंट्री हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि प्रियंका गांधी के आने का सिर्फ नफसियाती असर आप देख पाते हैं या इसका कुछ सियासी असर भी देखने को मिलेगा? देखिए अबू हरेरा साहब, आपने अब तक तमाम सियासी जमातों की राय सुनी जी। मैं एक तज्जियाकार के तौर पर कुछ बातें आपके सामने थोड़ा हट के रखना चाहता हूं जी। पहली बात यह है कि संजय गांधी की हादसाती मौत के बाद मिसेज इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाकर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में लाई थी। आज उन्हीं की बेटी प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाकर कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया गया है। प्रियंका गांधी की शख्सियत और उनका अंदाज और उनका जो एक ऑरा, जिसको हम कहते हैं जो ऑरा है, उसके अंदर एक करिश्माती कैफियत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं ये मानता हूँ कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में बिलखुसूस जहाँ से 80 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, उनको इस वक्त लाया जाना मेरी नज़र में एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट भी है। इसको अपोजिशन पार्टियों को, बिलखुसूस एनडीए को और बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान की जो नफ्सियात है वही उत्तर प्रदेश की भी नफ्सियात है। एक बात बार बार कही जा रही है परिवारवाद की। देखिए, जमहूरियत में ये परिवारवाद की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि जमहूरियत में हर आदमी अवाम के सामने जाता है, चाहे वो परिवारवाद का हो या बेपरिवारवाद का हो, और अवाम ये तय करते हैं कि उसको चुने या उसको ना चुने। राजीव गांधी पर भी परिवारवाद का इल्ज़ाम लगा था, 409 सीटें जीत कर आए थे। इंदिरा गांधी पर भी इल्ज़ाम लगता था, लेकिन कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को भी वजीर आजम बनाया, कांग्रेस ने जो है नरसिम्हा राव को भी वजीर आजम बनाया, 10 साल मनमोहन सिंह को भी कांग्रेस ने वजीर आजम बनाया। क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को सियासी फायदा होगा? कांग्रेस फायदा हासिल कर पाएगी?
अबू हरेरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को यकीनी तौर पर सियासी फायदा होगा। और आप याद करिए 2009 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी एसपी मैदान में थी, बीएसपी मैदान में थी, भाजपा मैदान में थी। गालिबन 20-21 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई थी। और अब प्रियंका गांधी के आने के बाद में आप ये देखेंगे कि एक भीड़ जो है उनकी तरफ को उमड़ेगी और वहां की सियासत में एक बड़ी बुनियादी हलचल आपको देखने को मिलेगी। और कांग्रेस यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी खोई भी जो ताकत है उसको दोबारा करके सामने आएगी। और बीजेपी को यह चाहिए कि बीजेपी इसको हल्के में न ले और ये ना कहे कि साहब ये परिवारवाद जो है इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि जो चैलेंज खड़ा हुआ है आलोक अवस्थी जी करने के लिए आगे आई। आलोक अवस्थी जी, एक अहम फैक्टर होंगे प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में। ख्वाजा इफ्तिखार साहब को आपने सुना या रिफत जावेद को आपने सुना, और आज राहुल गांधी ने भी अपने बयान में कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। देखिए, घबराए हुए तो राहुल गांधी हैं, जिनको अपनी काबिलियत पे शक हो गया, इसलिए परिवार से एक और उन्होंने नुमाइंदा रख दिया। आज राहुल गांधी जी ने दो बातें कही हैं कि अब मैं बैक फुट पर नहीं खेलूंगा, फ्रंट फुट पे खेलूंगा, बिल्कुल। दूसरा, मैं पूरे दम से लड़ूंगा। ये आज उनको क्यों कहना पड़ गया? कारण यह है कि सपा और बसपा के गठबंधन ने उनको हाशिए पे पहुंचा दिया था और उनकी कोई कदर नहीं की और उनको कहा कि आप इस लायक भी नहीं है कि हम आपको सीटें अपने दे पाए। जब उनका कोई विकल्प नहीं था तो आज वो उनके पास खुल करके उस तरीके से बातें अलायंस के साथ जा सकते हैं, एसपी बीएसपी के साथ जा सकते हैं। कल का ही बयान उनका देख लीजिए, राहुल गांधी का। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी की बात कितनी गंभीरता से वो कहते हैं और उनकी बात पूरी पार्टी कितना मानती है वो आपके सामने है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि आज एक बात और कही गई कि कांग्रेस ने एटम बम फोड़ दिया। तो अगर एटम बम फोड़ दिया तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी क्या फुसफुसिया बम थे? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में वो करिश्माई नेतृत्व नहीं था कि उनको अपना नया नेता लाना पड़ गया पार्टी के अंदर? दूसरी बात मैं और कहूंगा कि उन्होंने कहा, हमारे अभी मित्र बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी पहले संजय गांधी को लाई, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को लाई, अपने बेटे को लाई। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर भी राहुल गांधी अपनी बहन को प्रियंका वाड्रा को लेकर के आए। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, वंशवाद और जात, ये जो राजवंश की जो परंपरा चली आ रही है, कांग्रेस उससे निकल नहीं पा रही है। कांग्रेस के अन्य नेताओं के लिए वहां पे कोई स्पेस नहीं है कि वो जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएंगे, लेकिन कभी उनको जनरल सेक्रेटरी या उनको अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रियंका गांधी जो कि अभी वाड्रा जो अब राजनीति में आई है, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक योगदान जरूर रहा है देश के लिए कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से विवाह किया और उनको एक दामाद के रूप में वो देखिए एक अलग विषय, वो पूछा जाएगा रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों जातीय मामला को नहीं लाना चाहिए। आलोक अवस्थी जी बात आपसे पूरी होगी, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इश्यू ये भी है, क्या वाकई में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेंगी? कांग्रेस का बड़ा फायदा यूपी में होगा और प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद अगर नुकसान होगा तो एसपी बीएसपी अलायंस या बीजेपी, नुकसान किसका होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रियंका गांधी ने सियासत में एक तरह से सरगर्म सियासत में कदम रख दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को यूपी में कितना फायदा होने जा रहा है, और अगर प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस का फायदा यूपी में हो रहा है तो उसका नुकसान एसपी बीएसपी अलायंस को होगा या सीधे सीधे बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्हीं इश्यूज पर बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरणा सिंह, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। दो चीजें हैं, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की एंट्री एक तो बहुत देर से हुई है, यह कदम कांग्रेस ने बहुत देर से उठाया है। दूसरा सवाल यह है, कहा जा रहा है कि जिस तरह का पॉलिटिकल इक्वेशन है यूपी में, ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, मुश्किल काम है। देखिए, मुश्किल है, मगर प्रियंका जी जो हैं एक मंजी हुई राजनीतिज्ञ हैं। भले ही सक्रिय राजनीति में उनका जो अभी वो आई हैं, मगर
काफी पहले से उनका चुनावी राजनीति में और संगठन की राजनीति में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। चाहे वो रायबरेली अमेठी का चुनाव प्रचार हो या कांग्रेस के जो और बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका और वो अपना योगदान देती रही हैं। बेहतरीन राजनीतिक समझ रखती हैं, कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है, उनकी एक अलग पहचान है। और जो लोग परिवारवाद का उन पर आरोप लगा रहे हैं वो जरा उनके परिवार की कुर्बानी की भी बात करें। वो ये याद करें कि उनकी दादी इस देश के लिए कुर्बान हो गई, उनके पिता इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी मां प्रधानमंत्री बन सकती थी मगर उन्होंने देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दिए। और मनमोहन सिंह जी ने लगातार 10 वर्ष इस देश को बेहतरीन तरीके से चलाया और इस देश का बेहतरीन नेतृत्व किया। आज भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी चिंता हो रही है राहुल जी की काबिलियत की और राहुल जी के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। उनको मैं बता दूं 1 साल हुआ है राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभाले हुए और इस 1 साल के अंदर उन्होंने कांग्रेस ये आप महसूस नहीं करते कि प्रियंका जी को लाने में, प्रियंका गांधी को लाने में कहीं ना कहीं बहुत देर हुई है? 2014 की तस्वीर आप देख लीजिए, 2013 से ही एक तरह से मांग की जा रही है, 2017 में भी बुरी शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी को लाने में काफी देरी हुई है। देखिए, ये प्रियंका जी का निजी फैसला है। मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि कब उन्हें सक्रिय राजनीति में आना है नहीं आना है ये प्रियंका जी का निजी फैसला है। काबिलियत की ना उनमें कमी है ना राहुल जी में कमी है। और मैं आपसे कह रही थी कि जब से राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है पिछले 1 साल में 5 प्रदेशों से, 5 मुख्य प्रदेशों से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उससे पहले भी पंजाब में उनकी सरकार जा चुकी है और कर्नाटका में भी भाजपा की सरकार जा चुकी है। और जिस तरीके से भाजपा घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, नरेंद्र मोदी जी आज मंच से बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की। तो हम उनकी बौखलाहट समझते हैं। आज भाजपा अपनी जमीन हो चुकी है। भाजपा घबराई हुई है, बीजेपी में अपनी हार नजर आ रही है और वो इस तरीके के बौखलाहट वाले बयानबाजी कर रही है। देखिए, प्रियंका वाड्रा पहले भी उत्तर प्रदेश में आती रही हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी जो बहन कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं, अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहती थी। अमेठी में 2017 में भी प्रचार में आई थी। नतीजा क्या हुआ? अमेठी की 5 विधानसभा कांग्रेस हार गई, खाता भी नहीं खोल पाई। अमेठी विधानसभा में 4थे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। ये प्रियंका वाड्रा के आने और जाने का नतीजा है। खाली एक लोकसभा की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही हमारी बहन ने कि दादी और पिता का बलिदान हुआ। ठीक है, बलिदान हुआ, हम उनको नमन करते हैं। क्या कारण थे मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे देश के कई परिवारों के जब बच्चे सेना में शहीद हुए तो उनको आपके सिस्टम ने क्या दे दिया? तो आप सीधी सी बात यह है कि आप बलिदान को ऐसा मत दिखाइए कि जो है कोई उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ करके कोई बलिदान दे दिया। ठीक है ना? तो सिस्टम में रही, सिस्टम के अच्छे और बुरे पक्ष का फल मिला। हमें उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में डायनेस्टी के आधार पर चुनाव होता है। कांग्रेस में परिवार में चूंकि गांधी सरनेम जुड़ गया इसलिए चुनाव होता है। देश के प्रति कोई योगदान नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, पंजाब में कांग्रेस इसलिए जीती है कि वहां पर राहुल गांधी के पैर नहीं पड़े थे। कर्नाटक में सरकार आपकी थी, आपका मुख्यमंत्री वहां पर हारा चुनाव। और जो जेडीयू आपसे जो वहां पे कुमारस्वामी लड़ रहे थे उनको मजबूरी में आपको समर्थन देना पड़ा, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो आप क्यों गलत पार्टी बता रही है? यहाँ पे चौथा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है। आप सत्य है 2014 में मोदी जी के आने के बाद 14 स्टेट में कांग्रेस बाहर हो गई है। ये राहुल गांधी की बेहतर रही है। राहुल गांधी फेल हो गए थे, इसलिए आज आपके पास कोई विकल्प नहीं था। बाहर आप हो गए हैं, बाहर आप लोग हो गए हैं। 5 राज्यों में आपका सूपड़ा साफ हो चुका है। आपका वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। बताना पड़ेगा कि कांग्रेस कौन लीड कर रहा है। राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, मैं डॉक्टर अजीज खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्योंकि एसपी बीएसपी अलायंस की बात करें, इत्तेहाद की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों का मिशन एक ही है, बीजेपी को यूपी में शिकस्त देना। अब प्रियंका गांधी की एंट्री होती है। क्या प्रियंका गांधी के आने से एसपी बीएसपी का जो अलायंस है, जो इत्तेहाद है, उसे सीधे सीधे नुकसान नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं? अजीज खान साहब।
देखिए अबू भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आलोक भाई कह रहे थे, आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं इनको कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क की जो आजादी की लड़ाई 52,000 आलमी दीनों ने लड़ी, उनको तो साइड में कर दिया गया, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। और जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने गवाही दी अंग्रेजों के साथ में, दलाली की, आज कहीं ना कहीं वो देश के ठेकेदार बने बैठे हैं। तो ये आजादी की लड़ाई का दुहाई न दे और उसके बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर है। मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा था जी, जो आपने सवाल किया। अजीज साहब, आप चुनाव आप लड़ने गए थे, आप पिता भी गए होंगे। अब देखिए आलोक जी, मुझे बोलने दीजिए। अब डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। टाइम वैसे भी कम है। मुझे रिफत जावेद और ख्वाजा इफ्तिखार साहब के पास भी जाना है, अफजल अब्बास साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, अब डिबेट को अब दूसरी तरफ मत ले जाइए जी। अजीज साहब बात पूरी कर लीजिए। डॉक्टर अजीज, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। बहुत सीधी सी बात है कि प्रियंका जी के आने से कांग्रेस के चुनाव लड़ने से, इससे पहले हम 2 बार इम्तिहान दे चुके हैं कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि बीजेपी के खिलाफ बहुत जान आक्रोश है, कुल मिलाकर के बीजेपी का बड़ा डैमेज हुआ। बीजेपी के खिलाफ लोग मुत्तहिद होकर के वोट दिए और गठबंधन जो हमारा था वो गठबंधन निकला। 2 मुख्यमंत्री हारे हैं, 2 मुख्यमंत्री हारे। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दिया जा सकता है? तो हकीकत यह है, प्रियंका जी के आने से, कांग्रेस के लड़ने से बहुत बड़ा नुकसान अगर है तो बीजेपी का नुकसान है। ठीक है, अफजल अब्बास साहब, क्या प्रियंका के आने से बड़ी बातें कर रहे हैं? अफजल अब्बास साहब, जिस तरह से डॉक्टर अजीज कह रहे हैं कि प्रियंका के आने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन आपका तजुर्बा क्या कहता है? क्योंकि उसी यूपी में एक तरफ एसपी बीएसपी अलायंस है और एक तरफ कांग्रेस, और प्रियंका के आने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उनमें एक जोश आएगा। ऐसे में क्या बीजेपी को एक फायदा मिलता दिख रहा है? यूपी में बीजेपी एक फायदा उठाएगी? देखिए, बीजेपी का अपना वोट है, एनडीए का अपना वोट है, उसमें कोई कम बेश नहीं हो रहा है। जो महागठबंधन बना है, सपा बसपा की बात करें, आज हाशिए पे कांग्रेस को सपा बसपा ने ला दिया, वरना कांग्रेस, एक चीज बताए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टी है, उसको 2 सीट छोड़ा गया। तो मैं समझता हूं कि इस पे हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन जो अपने जहन में बात आ रही मैं उसको कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का जो प्रियंका गांधी को लाना, ऐसे मौके पे जब कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट दिया गया था, तो कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कोशिश उनकी है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए का परिणाम, एनडीए का रिजल्ट जो है, जो अपने एकदम इंटैक्ट वो आएगा। एसपी बीएसपी के अलग होने वोट, उसका फायदा मुझे एनडीए को मिलेगा। नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं एसपी और बीएसपी को। ठीक है, रिफत जावेद साहब, थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि तफसील में आप समझाएं कि क्या प्रियंका गांधी के आने के बाद सियासी तस्वीर अब यूपी की अचानक बदल सी गई है? क्योंकि और इसका सीधा सीधा नुकसान किसका होगा? एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद। देखिए अबू हरेरा, आज राहुल गांधी ने जो बाद में प्रेस रिपोर्टर से बात की अनाउंसमेंट के बाद, उसमें 2 चीजें बहुत अहम कही जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। पहला, उन्होंने ये कहा कि मैं प्रियंका को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, यानी कि उनका मकसद ये है। देखिए, इसके 2 हैं। कांग्रेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेम पे यहाँ पे खेल रही है। शॉर्ट टर्म गेम क्या है कि चूंकि एसपी बीएसपी और आरएलडी का जो अलायंस हुआ था उसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई थी, तो अब प्रियंका गांधी को ला करके कहीं ना कहीं एक जो ग्रैंड अलायंस पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि लुक, हम 2 से ज्यादा के हकदार हैं। और जो अंदरूनी जराए हैं जो कांग्रेस पार्टी के, जो हमें बताते हैं कि वो डबल डिजिट पे सेटल होने के लिए तैयार है। चूंकि राहुल गांधी ने आज ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मेरी उनसे बुनियादी अख्तलाफात नहीं है ग्रैंड अलायंस से, मैं इन लोगों से प्यार करता हूं, मायावती जी से, अखिलेश जी से प्यार करता हूं, और हमारा कॉमन गोल बीजेपी को हराना है। तो उन्होंने इशारों में यह कह दिया है कि अच्छा, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वो अगर बात करना चाहें तो हम बात करने को भी तैयार है। तो इशारों में उन्होंने यह कह दिया है कि आप बात कीजिए, लेकिन यह कि 2 सीटें जो है वो हमें कबूल नहीं है, 2 से ज्यादा दीजिए। और जो मैं कह रहा हूं कि अंदरूनी जराए का कहना है कि डबल डिजिट में अगर कांग्रेस को मिल जाएंगी तो ये तैयार हो जाएंगे। ये तो शॉर्ट टर्म है। ये लॉन्ग टर्म में चूंकि कांग्रेस को अब यह एहसास हो गया है कि जहां जहां इनकी हुकूमतें 15-15 साल तक नहीं थी और एक तारीख बन गई थी, एक सिलसिला बन गया था कि कांग्रेस वहां रिवाइव नहीं होती
होती थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिवाइवल के बाद कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि अब यह पॉसिबल है यूपी में भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो लाया तो जरूर गया है प्रियंका गांधी को। वो लॉन्ग टर्म यह है कि यहां पे वो ग्रास रूट पे काम करके, और चूंकि ईस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई है कि आप याद कीजिएगा कि ईस्टर्न यूपी में बीजेपी की मकबूलियत बेतहाशा कम हुई है। गोरखपुर इनका गढ़ माना जाता था, बावजूद इसके कि 2017 में 325 सीटें मिली बीजेपी को। सिर्फ एक साल के बाद जब गोरखपुर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के होम कंस्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन हुआ तो बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां पे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, अपने जो बीएसपी के जो साथी यहां पे हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस की हिमायत नहीं, कांग्रेस ने वहां पे कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया था। भाई जो भी आप बोल रहे हैं, आप मेरा मुझे खत्म कर लेने दीजिए, मुझे खत्म कर लेने आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, मैं आपका सवाल रखूंगा रिफत जावेद से। 30 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद आलोक अवस्थी जी 30 सेकंड बोल लीजिए। आलोक अवस्थी जी आप सवाल अपना रखिएगा, अपना सवाल रखिएगा। रिफत जावेद 30 सेकंड में जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। मैं आखिरी में बोल लूं जी जी जी। और उसके हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं कि यहां पे कांग्रेस ने बहुत कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया था और कैराना में कांग्रेस की भी हिमायत हासिल थी ग्रैंड अलायंस को, तब जाकर के वहां पे ग्रैंड अलायंस की वहां पे जीत हुई है। दूसरी जो आखिरी बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ 3 स्टेट जीता। देखिए, जो जिसके लिए हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि बावजूद इसके कि आप हार गए, कर्नाटका में आपने सरकार बना ली, क्या इसी के लिए हम बीजेपी को गोवा और मणिपुर में जिम्मेदार नहीं कह सकते? वहां तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हारने के बावजूद आपने रिफत जावेद अब आलोक अवस्थी जो सवाल आपसे कर रहे हैं कि आखिर अमेठी में 5 की 5 असेंबली सीटें क्यों हार गई थी कांग्रेस? जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि 2017 में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को बुरी तरह से, अच्छी तरह से कामयाबी मिली, लेकिन उसी इलेक्शन से बाद में जहां 5 सीटें कांग्रेस हारी है अमेठी में, वहीं पे फूलपुर में जो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गढ़ है, या उसी तरह से गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, कैराना जहां से हुकुम सिंह लड़े थे, सिंपैथी वेव भी उनके काम नहीं आई, ये तीनों की तीनों सीटें आप हार गए। तो मैं कह रहा हूं कि 2017 के बाद जो इंग्लिश में कहावत है, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, जनता को समझ में आए। आप एक उपचुनाव हो रहा है और एक आम चुनाव हो रहा है। जनरल इलेक्शन में मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई होती है और मैं तो अलायंस की बात कर रहा हूं। आलोक अवस्थी जी 22 वोट जो हुए थे वो कहां हुए थे वो भी देखिए, किसकी सीट थी वो? मैं अलायंस की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की सीट थी, आप ये भी देखिए कि 22 वोट हुए किस सीट पर थे। एक बात 2014 में नहीं देखिए, 2014 में जो मोदी जी को कामयाबी मिली यहां पे यूपी में, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह थी कि नॉन बीजेपी वोट बुरी तरह से बटी थी। अगर आप नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स के वोटों को इकट्ठा करें तो बहुत सारी जगहों पे बीजेपी माइनॉरिटी में आ जाती, नहीं जीत पाती उन तमाम सीटों को। तो इसलिए अलायंस का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि अलायंस का फैक्टर तो है। सही। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जैसा कि रिफत जावेद बता रहे थे कि ग्रास रूट पर तब्दीली तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, मतलब जमीनी सतह पर तस्वीर बदलेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या एक डर नहीं है कि प्रियंका गांधी आने के बाद, इससे पहले आप भी बता रहे थे कि कांग्रेस मजबूत होगी, वोट बैंक इनका बढ़ेगा, क्या वोट बटेगा नहीं आपस में? और खासतौर से अगर मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ अलायंस भी है एसपी बीएसपी का। अबू हुरैरा साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनको यहाँ लाना ज़रूरी है। जी देखिए, पहली बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान की सियासत में जब जनरल इलेक्शंस आते हैं तो हमारे यहाँ हवा नहीं चलती, हमारे यहाँ आंधी चलती है। 2014 में के जो नताइज हैं वो उस आंधी का ही नतीजा थे। नरेंद्र मोदी जी की एक आंधी चली थी पूरे मुल्क के अंदर, और वो पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी कामयाबी मिली कि वो तने तनहा हिंदुस्तान के अंदर इक़्तिदार हासिल कर सकी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक आंधी चली और आपने देखा कि 3/4 अक्सरियत जो है वो बीजेपी को मिली, और पार्लियामेंट में 80 में से 71 सीटें उनको मिली और 2 सीटें अपना दल को मिली। तो एक तो जहन में ये बात रखे हमारे नाजरीन कि हाँ, यहाँ आंधी चलती है और यहाँ मंतख से इलेक्शन नहीं न लड़ा जाता है, न मंतख से इलेक्शन जीते जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के सामने
अब से 1.5 साल पहले तक एक नेशनल लीडर के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे नहीं थे। गुजरात का जब इलेक्शन हुआ और गुजरात का इलेक्शन राहुल गांधी ने तने तनहा लड़ा और गैर मामूली मेहनत की और यहाँ तक सूरत हाल पहुंच गई कि लगभग कांग्रेस जो है वो जीतने के कगार पे आ गई। गुजरात से जहां से नरेंद्र मोदी ने यह मुकाम हासिल किया, उसी गुजरात से राहुल गांधी का भी एक तरह से सियासी तौर पर उदय हुआ। और अब ये जो इलेक्शन 3 सूबों में हुए, इससे राहुल गांधी ने अपने आप को हिंदुस्तान की कौमी सियासत में आज अपने आप को वहां वो ले गए कि जहां आज की तारीख में इट इज राहुल वर्सेस मोदी। सूरत हाल ये है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये सारी गुफ्तगू के अंदर हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए, जैसे मैंने बीजेपी के लिए कहा कि वो इस चैलेंज को अंडर एस्टिमेट ना करे, वहीं मैं कांग्रेस से भी ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को आप कमजोर ना समझें। आज भी नरेंद्र मोदी की क़यादत और एनडीए की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम और मजबूत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है और उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश वो बुनियादी रियासत है जहां से उसका चैलेंज आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। प्रियंका गांधी के आने के बाद आप ही के मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी अपना रिवायती वोट बैंक समझती हैं, क्या ये वोट बटेगा नहीं मुस्लिम वोट? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो जहां तक मुस्लिम वोट बैंक के तकसीम होने की आपने बात की है, देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को यह गलतफहमी या खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो तने तनहा सब कुछ है। वो ये समझ लें कि बीएसपी और एसपी की रीढ़ की हड्डी उत्तर प्रदेश का मुसलमान है जो 20% है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान असेंबली के इलेक्शन में या उत्तर प्रदेश की आवाम असेंबली के इलेक्शन में नहीं है, वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में है। और उसके लिए मैं एक मिसाल आपको दूंगा। जिस तरीके से बिहार में जब इलेक्शन हुआ था तो बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को चुना और ये कहा कि यहाँ हमें बीजेपी नहीं चाहिए, यहाँ मोदी नहीं है, यहाँ नीतीश चाहिए हमें। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को भारी अक्सर इससे उन्होंने जिताया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी वर्सेस मोदी हैं, अखिलेश प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट नहीं है। और मायावती को तो पता नहीं कहां से ये गलतफहमी हो गई है, एक मेंबर लोकसभा का नहीं है, अब वे प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक बहुत होशियारी से, बहुत चतुराई के साथ में पड़ेगा और जहां जहां कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत होगा वहां मुस्लिम वोट आप देखेंगे वो आलोक अवस्थी जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि बीएसपी और एसपी होश के नाखून लें और अभी भी उनके पास वक्त है कि वो अगर चैलेंज को चैलेंज बना के रखना चाहते हैं और एनडीए को चैलेंज देना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के साथ में एक बावकार मुआहिदा कर लेना चाहिए, वरना उनको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अभी तक एसपी बीएसपी का अलायंस जो इत्तेहाद था वो एक बड़ा चैलेंज यूपी में एक तरह से बीजेपी के लिए था, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद अब कांग्रेस भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए कांग्रेस का तो देश की राजनीति में सुपड़ा साफ है। 45 सीटों लोकसभा में है और 2 सीटें यहाँ पर जीती थी कांग्रेस यूपी के अंदर। नहीं, अब तस्वीर बदल गई आलोक अवस्थी जी, अब 2014 वाली बात मत कीजिए। इतना कहना है 2017 या 2014 वाली बात मत कीजिए, अब तस्वीर बदल गई है। चेहरा बदल करके प्रियंका वाड्रा का लगा देंगे। नहीं सुनिए, अगर आप राहुल गांधी का चेहरा बदल करके प्रियंका वाड्रा का लगा देंगे उससे कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। कांग्रेस का इतिहास पीछा नहीं छोड़ेगा, कांग्रेस का इतिहास सामने खड़ा होगा। मोदी जी ने जो काम किए 5 साल में उसके ऊपर चुनाव होगा, ना कि चेहरे पर होगा। मोदी जी ने जो गरीबों के घर में जो चूल्हा जलवाया, मोदी जी ने जो गरीबों का इलाज करवाया, मोदी जी ने जो गरीबों के घर में बिजली दी, मोदी जी ने जो उनको रोजगार के लिए उसका नतीजा तो आपने 5 रियासतों में देख लिया आलोक अवस्थी जी। मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए उसका नतीजा तो 5 रियासतों में आपने देखा है। अबू जी मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए ठीक है। प्रेरणा सिंह जल्दी से आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। प्रेरणा सिंह, वो भी हमको वोट देंगी। देखिए इस देश को याद है कि मोदी जी ने इस देश के लोगों के चूल्हे नहीं जलवाए बल्कि इस देश के लोगों के घर को जलाने का काम किया है और जो मुस्लिम महिलाओं के हितों का राजनीतिकरण किया है वो भी ये देश देख रहा है। और जिस तरीके से मुद्दों से हटकर बांटने की राजनीति और मंदिर मस्जिद की राजनीति, गाय की राजनीति इस देश में की जा रही है वो भी देश देख रहा है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी वंचितों की लड़ाई लड़ रही है, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिनकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और एनडीए सरकार ने की है। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने क्या कुछ किया वो तो सामने है। लेकिन अगर हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो जस्ट अभी उनकी एंट्री हुई है एक तरह से
सरगर्म सियासत में आई हैं और अभी एक लंबा सफर उनके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह जरूर उठता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस से कितना फायदा यूपी में हासिल कर पाएगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब टाइम मेरे पास नहीं बचा है। अफजल अब्बास साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, प्रेरणा सिंह, रिफत जावेद साहब, आलोक अवस्थी जी और डॉक्टर अजीज खान, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।